बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस रह गई हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हमने एटम के बारे में एक कंप्लीट डिटेल स्टडी की और इसको हम अब एक रिवीजन करेंगे और इसको हम समराइज कर देंगे इस चैप्टर को आज के टॉपिक में। तो एटम जो है वो हमारे पास, मैं यहाँ पर हाइलाइटर अपने पास यूज कर लेता हूँ पर्पल कलर का। देखिए जी, ये जो एटम है ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड एटॉमस से निकला था जिसके मायने थे अनकटेबल, यानी कि एटम जो है वो इतना छोटा होता है, इतना बारीक होता है। उर्दू और अरबी में इसके लिए हम लफ्ज जर्रा इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही बारीक टुकड़े को कहते हैं, बहुत ही बारीक पार्टिकल को कहते हैं, कि वो टूट नहीं सकता। इसी वजह से इसका नाम एटम रखा गया है, क्योंकि एटॉमस के मायने अनकटेबल है। तो डेल्टन ने इससे पहले एक थ्योरी दी थी एटम के बारे में कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कि एटम जो है वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एटम से छोटा कोई नहीं होता। लेकिन जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एटम के मुतालिक अपने अपने नजरियात पेश किए, तो हमें पता चला कि एटम ही खाली सबसे छोटा पार्टिकल नहीं होता। एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। ये आसान तरीन हिस्सा होता है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता। हाँ, एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं। यहाँ डेल्टन की बात रिजेक्ट हो गई। डेल्टन कहता था कि एटम से छोटा कोई नहीं, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से हमें पता चला कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहलाते हैं। इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, वरना तो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मीसॉन्स और हैप्रॉन्स भी होते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने इस एटम के बारे में कि कैसे हमारे पास एटम के बारे में एक डिटेल स्टडी आई। हम कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास फ्राडे का था, फिर ग्रुप, फिर रेडियो एक्टिविटी, फिर चैडविक का, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के हमारे पास टॉपिक थे। तो फ्राडे के बारे में अगर हम देखें तो फ्राडे ने जो है वो हमें एक इशारा दिया था कि एक पार्टिकल होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नेगेटिव पार्टिकल होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये जो फ्राडे का एक्सपेरिमेंट होता है ये इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि कोई भी एक कंपाउंड जो है, जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आइंस में टूट जाता है, प्लस अलग और माइनस अलग। लेकिन जब हम किसी बीकर के अंदर दो रॉड रखते हैं, एक कैथोड और एक एनोड रॉड रखते हैं, ये देखें, ये दो कैथोड और एनोड रॉड है। एक के ऊपर प्लस साइन होता है क्योंकि वो बैटरी के प्लस से अटैच होता है, एक के ऊपर माइनस साइन होता है, वो बैटरी के माइनस से अटैच होता है। तो ये जो प्लस और माइनस रॉड है, जब हम करंट पास करते हैं, हाई वोल्टेज जब हम करंट देते हैं, तो क्या होता है कि ये जो आइंस हैं ये एनोड और कैथोड की तरफ ट्रेवल हो जाते हैं। अब कैथोड की तरफ जब ट्रेवल होते हैं तो कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे के उस एलिमेंट को न्यूट्रल करता है, जबकि एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल करता है। इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों रॉड्स जो हैं, मेटालिक रॉड्स जो हैं, वो एक तो इलेक्ट्रॉन दे रही है और न्यूट्रल कर रही है, एक इलेक्ट्रॉन ले रही है जो न्यूट्रल कर रही है। इट मींस कि एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तो है जो कैथोड और एनोड दोनों का जिससे वास्ता पड़ रहा है, एक दे रहा है, एक ले रहा है। तो इसलिए जो है वो इससे इशारा हुआ कि देयर मस्ट बी अ पार्टिकल व्हिच हैव द नेगेटिव चार्ज व्हिच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से जो है वो एक इशारा मिला इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास अगला टॉपिक था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसने जो है वो एक विलियम क्रूक नामी एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट पेश किया जिसको हम कहते हैं क्रूक ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। उसने एक गिलास की एक ट्यूब थी जिसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। उस गिलास ट्यूब का काम ये होता है कि वो प्रेशर को कम कर सकता है, यानी कि उसके अंदर हम प्रेशर जो है वो 760 टॉर्च से कम करते करते 0.1, 0.001, 0.001 टॉर या एमएमएचजी तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर दो रॉड लगा दी, एक जो है वो कैथोड और एक एनोड। लाजमी सी बात है, एनोड कैथोड दोनों बैटरी से अटैच होंगे, प्लस वाला एनोड, माइनस वाला कैथोड। जैसे करंट पास किया तो ये देखा कि कुछ रेस जो है वो प्लस की तरफ मूव हो रही थी। फिर जितना प्रेशर कम करते जाए उतना जो है वो उसकी लाइट जो है वो पहले डिम हुई, फिर डार्क हुई और फिर ग्लो हो गई पूरी ट्यूब के ऊपर, जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इससे हमें जो हासिल हुआ वो ये बात हासिल हुई कि इलेक्ट्रॉन जो है
वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, कैथोड से निकलते हैं, एनोड की तरफ मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। और ये एक पार्टिकल है, कैसे पता चला? क्योंकि हमने बीच में एक रॉड लगा दी थी, बीच में हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दिया था जिससे वो टकरा रहे थे, तो पीछे जो है वो डार्क शेडो आ रहा था। ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्चार्ज ट्यूब के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड रखी, तो वो माइनस रेस जो है वो मैग्नेटिक की तरफ मूव हो रही थी, क्योंकि मैग्नेट की तरफ एक टर्मिनल प्लस भी होता है। तो इससे हम समझ गए थे कि ये माइनस रेस हैं, इजीली डिफ्लेक्ट हो जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। इसके अलावा मटेरियल पार्टिकल्स हैं ये, ठीक है। इसके अलावा जो है वो माइनस साइन रखते हैं और ये एनोड की तरफ मूव करते हैं। सिमिलरली इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट करें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए, तो गोल्डस्टीन ने इसको एक्सपेरिमेंट को कैरी ऑन किया था। और गोल्डस्टीन ने एक बात बड़ी अहम की थी, वो ये कि जो भी न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर अगर प्लस साइन डिस्कवर्ड माइनस साइन डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जो जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड किए थे क्रूग ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए से, तो जब माइनस साइन डिस्कवर्ड हो गए हैं तो देयर मस्ट बी सेम प्रोटॉन या सेम पॉजिटिव साइन जो उसको न्यूट्रल कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास एटम है जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 7 माइनस साइन है तो उसके 7 प्लस साइन भी होंगे, तभी तो नाइट्रोजन को वो एक न्यूट्रल एटम बना रहा है। तो इस गोल्डस्टीन ने क्या किया, इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट किया। जब ये माइनस रेस कैथोड से निकल रही थी और बीच में डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस थी, इस गैस के ऊपर टकरा रही थी, तो गैस के पार्टिकल्स को स्कैटर्ड कर रही थी, फैला रही थी। तो उस गैस के पार्टिकल में जो प्लस रेस थी वो माइनस की तरफ यानी कि कैथोड की तरफ मूव हो रही थी। और चूंकि हमने परफोरेटेड कैथोड ली थी तो उसका जो बैक है यानी कि जो वॉल है वहां पर हमें ग्लो महसूस हुआ। इससे पता चल गया कि हाँ देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव साइन व्हिच इज कॉल्ड द प्रोटॉन। ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं। सो यहाँ तक हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी। उसके बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था रेडियो एक्टिविटी को करने से पहले हमने ये समझा कि व्हाट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन व्हिच सम इनविजिबल रेज आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सही है, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं कि जिनके न्यूक्लियस में से इनविजिबल रेस निकलती हैं। अगर आप इसको लीड बॉक्स के ऊपर रैप कर दें तो फिर वो इनविजिबल रेस रुक जाती हैं, अदरवाइज कंटिन्यूसली इनविजिबल रेस निकलती हैं। अब इनविजिबल रेस को कौन सी हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना हम चलाते हैं। तो उस रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में क्या होता है कि हमने जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, उसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड रखी। तो जब वो रेस जो है वो यहाँ से देखें, ये जो रेस जो है जब ये मैग्नेटिक फील्ड से टकराई तो टकराने के बाद ये 3 रेस में टूट गई। हमें कैसे पता चला 3 रेस में टूट गई? हमने ऊपर एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी ताकि वहां पर रोशनी नजर आए हमें, ठीक है। और हमने वहां एक माइनस प्लेट लटका दी थी और हमने वहां पर जो है वो एक प्लस, ये देखें ये माइनस प्लेट है, ये प्लस प्लेट है, ठीक है। हमने देखा माइनस की तरफ रोशनी हुई, इसका मतलब है कि यहाँ से एक रेस जो है वो माइनस की तरफ मूव हो गई, तो वो रेस हो गई प्लस रेस, उसको हमने क्या दिया अल्फा रेस। तो अल्फा रेस की जो प्रॉपर्टी हमें मिली वो ये कि अल्फा रेस कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल। इसी तरीके से हमने देखा प्लस की तरफ कुछ रेस मुड़ गई तो हमने उसको कह दिया ये माइनस रेस है, इसको हमने बीटा रेस कह दिया, और ये प्लस रेस प्लस पोल की तरफ मुड़ गई। सिमिलरली हमने देखा कुछ रेस जो है वो सीधा चली गई, इसको हमने गामा रेस कह दिया और हमने कह दिया कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। फिर ये जो हमारे पास अल्फा रेस निकली थी, अल्फा रेस मतलब पॉजिटिव रेस थी, इसको हमने जो है वो बेरिलियम के साथ हमने इसको रिएक्ट किया तो हमने देखा कि हमें कार्बन के पार्टिकल मिल गए और एक न्यूट्रल पार्टिकल मिले, उसको हमने नाम रख दिया न्यूट्रॉन, जो चैडविक ने डिस्कवर्ड किया था। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हमने प्रॉपर्टीज देखी, इनका मास देखा, इनका चार्ज हमने पढ़ा। तो फिर उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आया एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कहते हैं किसी भी एलिमेंट के वजन को, या हम यूं कहें कि न्यूक्लियस के वजन को। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों किसी भी एटम के बीच में न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। देखिए यहाँ हमने डायग्राम में यहाँ शो भी किया है। तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसका वजन एटॉमिक मास कहलाता है, क्योंकि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जाहिर करता है। ये देखें यहाँ हमने शो किया। और एटॉमिक नंबर कहते हैं कि सिर्फ प्रोटॉन की तादाद। और ये बात याद रखिएगा, अगर एलिमेंट न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है।
अच्छा जी, बाकी हमने जो है वो इसका एक डिफरेंशिएट के लिए एक चार्ट बनाया था। जो छोटा नंबर होता है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसको एटॉमिक मास कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होंगे अगर न्यूट्रल एलिमेंट है, तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी। और जो न्यूट्रॉन होते हैं उसका एक फार्मूला होता है A माइनस Z, ठीक है। यानी कि बड़ी वैल्यू में से आप छोटी वैल्यू को माइनस कर दें तो आपको जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। आप पुराने लेक्चर्स के अंदर जाके इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर प्लस साइन होता है तो उसका मतलब ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर एक प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, दो प्लस है, दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तीन प्लस है, तीन इलेक्ट्रॉन दिए हैं। सिमिलरली वाइस वर्सा इसका उलट है। अगर किसी एलिमेंट के ऊपर माइनस साइन होता है तो उसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन लिया, दो माइनस है तो दो इलेक्ट्रॉन लिए, तीन माइनस है तो तीन इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है। और मैंने इसकी आपको एक सिंपल लोकल जो है वो एक तरकीब बताई थी कि जो भी आपको साइन नजर आ रहा है उसका उलट करेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ। जैसे मिसाल के तौर पे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ दो नंबर मिलते हैं, एक 14 और एक 7। अब हम ये देखते हैं कि जो छोटा नंबर है वो हो गया एटॉमिक नंबर, जो बड़ा नंबर है वो हो गया एटॉमिक मास। चूंकि एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन कहलाते हैं और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, यानी कि 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, ये देखें, ठीक है। चूंकि उसके ऊपर -3 था तो -3 का हम उलट कर देंगे +3, तो मैंने 7 के साथ 3 प्लस कर दिए तो ये हो गए आपके 10। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 10 हो गए, बाकी इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वही रहेंगे, 14 - 7 = 7। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी एलिमेंट के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज होगा तो एटॉमिक नंबर में कोई तब्दीली नहीं आएगी, एटॉमिक मास में कोई तब्दीली नहीं आएगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन में आएगी। अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन में से आप माइनस कर दें, अगर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को आप प्लस कर दें। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वही प्रोटॉन जितने होंगे, बस फर्क ये है कि अगर दो प्लस हैं तो उस प्रोटॉन वाले इलेक्ट्रॉन में दो माइनस कर दें, अगर चार्ज जो है वो माइनस है तो उस प्रोटॉन वाले इलेक्ट्रॉन में आप प्लस कर दें। सही है, सिंपल। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो हमने कुछ आपको होमवर्क दिया था। देन आफ्टर दैट फिर हमारा जो है वो एक टॉपिक आया था स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो असल में वेव्स या फ्रीक्वेंसी या ये जो हम कहते हैं ना कि कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन उसके शेल के अंदर घूम रहा होता है, किसी भी एटम में शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो जब वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा या एनर्जी इमिट करेगा तो इन द फॉर्म्स ऑफ फोटॉन्स एनर्जी। अब वो जो हमारे पास फोटॉन्स हैं वेव्स की सूरत में है, फ्रीक्वेंसी की सूरत में, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके बारे में पढ़ना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। क्योंकि अगर एक एटम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो स्पेक्ट्रा कहलाता है, स्पेक्ट्रा। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले हमारे पास आया प्लांट्स की क्वांटम थ्योरी। प्लांट्स की क्वांटम थ्योरी जो है वो सन 19th सेंचुरी के अंदर प्लांक ने पेश की थी और उसने जो है वो एक बॉडी का, एक हॉट बॉडी का उसने जो है वो रेडिएशन इमिट जब हो रही थी, यानी कि एक हॉट बॉडी में से जब रेडिएशन निकल रही थी तब उसने उस बॉडी को ऑब्जर्व किया और उसने जो है वो अपनी प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी पेश की। उसने ये कहा कि एनर्जी एब्सॉर्ब हो या इमिट हो, यानी कि जज्ब हो या खारिज हो किसी भी बॉडी से, वो कंटिन्यूअस नहीं होती। यही बात जो है वो नील बोहर ने भी कही थी। रदरफोर्ड कहता था कि कंटिन्यूअसली जो है वो इमिट करती है एनर्जी, हालांकि ये बात गलत थी। तो प्लांक्स ने भी ये बात सही कही है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या तो एब्सॉर्ब कर रहा होता है एनर्जी या एनर्जी को इमिट कर रहा होता है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होती भाई। दूसरी बात उसने कही थी कि ये जो एनर्जी होती है ना, ये एक फोटोन, ये एक क्वांटम की सूरत में होती है, यानी कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है क्वांटम का वो फोटोन कहलाता है। यानी कि एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट फोटोन होता है और जो एनर्जी एब्सॉर्ब या इमिट हो रही होती है वो क्वांटम की सूरत में हो रही होती है, जिसको कहते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास जो है हमने इसको मजीद एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियस के जो करीब वाला शेल होगा वो पहला शेल कहलाता है, उसके बाद वाला दूसरा शेल, उसके बाद वाला तीसरा शेल, उसके बाद वाला चौथा शेल एंड सो ऑन। तो न्यूक्लियस के करीब जो शेल होगा उसकी एनर्जी लेवल बहुत कम होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब है। जितना जितना न्यूक्लियस से शेल दूर होता जाएगा उतना उसका एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, यानी कि E1 यानी कि पहले शेल की एनर्जी लो होती है, E2 की एनर्जी E1 से ज्यादा होती है, E3 की एनर्जी E2 से ज्यादा होती है, E4 की एनर्जी E3 से ज्यादा होती है।
ठीक है जी। अगर मुझे ये मालूम करना है कि एनर्जी डिफरेंस कितना आया, मिसाल के तौर पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी इमिट कर रहा था, एक एनर्जी दे रहा था, खारिज कर रहा था, और उसकी एनर्जी हो गई कम। जैसे लेट सपोज कि अगर मैं ये कहूं कि ये E3 से एनर्जी निकल रही है, अब इसकी इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हो गई कम, तो वो अल्टीमेटली नीचे वाले शेल में जाके गिर जाता है। ठीक है, अब ट्रांसफर हुआ ना E3 से E2 में, अब कितनी एनर्जी में फर्क आया, तो हम क्या करेंगे, E3 की एनर्जी लेंगे, E2 की एनर्जी लेंगे, इन दोनों का आपस में माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा एनर्जी डिफरेंस कितना आया। तो उस फॉर्मूले को हम जो है वो इससे डिफाइन करते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 का मतलब होता है हायर एनर्जी शेल की एनर्जी, और E1 का मतलब होता है लोअर एनर्जी शेल की एनर्जी। यहाँ E2 E1 से मुराद आप पहला या दूसरा शेल मत समझिएगा। अगर मैं 3 और 2 की बात कर रहा हूँ कि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 3 से ड्रॉप होके एनर्जी लेवल 2 पर आया, तो यहाँ E2 से मुराद E3 होगा बेसिकली, और E1 से मुराद E2 होगा। ठीक है, अच्छा इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला था कि E इज इक्वल टू एच म्यू, ये फॉर्मूला था एनर्जी डिफाइन करने का। ये एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट कहलाता है, और इसकी वैल्यू जो है वो कंफर्म होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद स्पेक्ट्रा के ऊपर हमने बात की, और हमने जो है वो देखा तो हमारे पास दो किस्म के स्पेक्ट्रा होते हैं। अच्छा, स्पेक्ट्रा क्यों लफ्ज यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी एक एटम की बात कर रहे हैं, तो वो स्पेक्ट्रा है। तो स्पेक्ट्रा जो है वो दो किस्म के होते हैं, या तो कंटीन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस किस वे में होंगे, अगर सूरज की रोशनी आ रही है, आपने प्रिज्म रख दिया और उसने सारी की सारी जो है वो 7 लाइन आपको शो कर दी, विब्रियोर जिसे कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये सारी की सारी लाइंस जो है वो सारे के सारे कलर कंटीन्यूअस वे में आ रहे होते हैं इस तरह, यानी कि बीच में कोई गैप नहीं होता, कोई स्पेस नहीं होता, इसको हम कहते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम कब होता है कि जब आप इस रोशनी के सामने आप किसी एटम को रखते हैं, और वो एटम इमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फिर वो जब किसी प्रिज्म से पास होगा तो आपको लाइन की सूरत में जो है वो एनर्जीज मिलेंगी। यहाँ देखें, मैंने ये डायग्राम यहाँ शो की थी। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि इसमें बीच में गैप्स होते हैं, मखसूस कलर शो होते हैं, हर एटम के मखसूस स्पेक्ट्रा होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन, एवरी एटम हैज इट्स ओन लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम असल में किसी भी एटम के फिंगरप्रिंट्स भी कहलाते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमने इसके दरमियान डिफरेंसेस भी पढ़े थे। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक था वो हमारा टॉपिक था रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने 2 से 3 बातें बताई। प्लस रेज उसने एक गोल्ड के एटम के ऊपर मारी, पीछे उसने जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट रख दी थी। उसने ये देखा कि कुछ रेज जो ऊपर से और नीचे से, कुछ रेज सीधा सीधा आर पार हो गई एटम से, लेकिन कुछ प्लस रेज जो है जो न्यूक्लियस के करीब थी, वो न्यूक्लियस के करीब से आर पार नहीं हुई बल्कि मुड़ गई। ये मैंने ग्रीन और येलो कलर से शो किया। और एक रे जो उसने बिल्कुल बीच में सेंटर पे मारी थी, जो मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू कलर से शो किया है, वो वापस बाउंस बैक हो गई थी, वापस मुड़कर आ गई थी। इससे ये बात साबित हुई कि प्लस रे सेंटर की तरफ नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि सेंटर के अंदर प्लस मौजूद है। फिर जब हमने न्यूक्लियस का वेट किया तो वो प्रोटॉन के वेट से ज्यादा था। इसका मतलब ये है कि देयर मस्ट बी सम अदर मटेरियल also in the inside the nucleus of an atom, कि कोई और मटेरियल भी न्यूक्लियस के अंदर है। तो जब प्रोटॉन प्लस है तो उसके साथ सिर्फ एक ही मटेरियल अंदर आ सकता है, और वो है न्यूट्रॉन, जो जिसका कोई चार्ज ही नहीं होता। इसलिए हम 2-3 बातें हम समझ गए। पहली बात कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है सेंटर ऑफ द एटम के अंदर। दूसरी बात कि प्रोटॉन और न्यूक्लियस जितने भी होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने भी होंगे वो किसी एटम के अंदर ही होंगे, ये न्यूक्लियस के अंदर होंगे। और तीसरी हमें अहम बात पता चली वो ये कि इलेक्ट्रॉन जो इर्द गिर्द शेल में घूम रहा होता है, उसके और न्यूक्लियस के दरमियान की एक स्पेस होती है, वो एम्प्टी स्पेस होती है। ठीक है जी, अच्छा इसके अलावा हम इसके कुछ डिफेक्ट तो पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो हमारे पास बोर की एटॉमिक थ्योरी आई। बोर की एटॉमिक थ्योरी बहुत आसान थी, अच्छी थी। उसने कहा देखें भाई, वही प्लैंक्स कांस्टेंट वाली बात कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं शेल के अंदर, लेकिन वो खुद से ना तो एनर्जी देंगे ना एब्जॉर्ब करेंगे। सही है, हाँ बाहर से अगर एब्जॉर्ब हो रही है, बाहर से एनर्जी आ रही है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या बाहर से आप बॉडी को हॉट कर रहे हैं, वो एनर्जी को इमिट कर रहा है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू तो हो सकता है। ठीक है, और ये जो भी होगा ये डिसकंटिन्यूअस होगा, लाइन स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, अच्छा फिर इन्होंने ये बात बताई कि जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो भाई शेल बढ़ते जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल में नहीं होते। तो पहला शेल कहलाता है के शेल, दूसरा शेल एल, तीसरा एम, चौथा एन, इसी तरह बढ़ते जाते हैं, और हर शेल का एनर्जी लेवल ज्यादा होता रहता है।
ठीक है जी। और इन्होंने बताया कि अगर आपको डिफरेंस इन एनर्जी मालूम करना है तो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, उसके बाद हमने दो डेरिवेशन की। पहली डेरिवेशन थी बोहर रेडियस की। हमने एंगुलर मोमेंटम हमें पता था, हमने जो है वो कुछ बातें यहाँ लिखी कि m का मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी, z का मतलब चार्ज, e का मतलब जो है वो e का मतलब चार्ज, z का मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक है, हमने देखा भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है mv स्क्वायर अपॉन r और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इसको हमने f1 f2 कहा। ये सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर होती है, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ लिखा। और यहाँ से हमने r को दूसरी तरफ शिफ्ट करके यहाँ हमने r को काट के हमारे पास फॉर्मूला बना ze स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू mv स्क्वायर। फिर एंगुलर मोमेंटम का हमने फॉर्मूला डाला था, उससे हमने वैल्यू निकाली v की, इसका हमने स्क्वायर लिया और फिर हमने ऊपर वाली वैल्यू में यानी कि इस वाली वैल्यू में v स्क्वायर की जगह हमने ये वाली वैल्यू डाली। ठीक है, जैसे ही हमने ये वैल्यू डाली तो हमारे पास जो है वो फॉर्मूला बन गया। हमारे पास ये फॉर्मूला आया, फिर हमने r को इस तरफ ले जाके इस r को हमने काटा, एक कैलकुलेशन की, फाइनली हमारे पास रेडियस का एक ही फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये आप डेरिवेशन वाले लेक्चर के अंदर जाएंगे तो आपको डिटेल मिलेगी, मैंने तो आपको एक समराइज कर रहा हूँ। तो जब हमने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके डेरिवेशन की, r का हमें एक फॉर्मूला मिल गया, ये कहलाता है रेडियस ऑफ एन ऑर्बिटल। एन ऑर्बिटल का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल। अभी हमें पता नहीं है, एक शेल होगा तो n की जगह 1 आ जाएगा, दूसरा शेल होगा तो n की जगह 2 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट था, 4 तो आपका मैथमेटिकल एक नंबर है, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, और अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, उसका चार्ज 4.80 आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 आ गया। तो हमने जब इन सारी वैल्यूज को डाला तो हमें r की वैल्यू पता चल गई फर्स्ट ऑर्बिटल की, और वो हो गई 0.529 10 की पावर माइनस 8। 10 की पावर माइनस 8 को हमने यहाँ लिखा था, हम इसको 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं, तो हमने 0.529 एंगस्ट्रॉम यूनिट आ गया, ये हमारा रेडियस आ गया 1 एन ऑर्बिटल का। अब अगर हमसे वो कहते हैं कि दूसरा या तीसरे ऑर्बिटल का बताओ, देखें यहाँ हमने एक एग्जांपल दी है, तो अब हम ये लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं लिखते, अब हम डायरेक्ट फार्मूला बना देंगे, ये वाला, ये देखें यहाँ मैंने लिखा है एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 ए नॉट। ये 0.529 ए नॉट हमने पहले वाले का निकाल के रख लिया। अब जितने शेल आगे जाते जाएंगे बस उसका स्क्वायर निकाल के आप उसकी वैल्यू निकाल दें। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिटरमिनेशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला बनाया। उस डिटरमिनेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हमने एक और डेरिवेशन की, जिसके अंदर हमें जो है वो एनर्जी के बारे में पता चला, एनर्जी कैलकुलेट करने के बारे में पता चला, ये उसकी डेरिवेशन है। और उसकी डेरिवेशन अगर आपने रेडियस के बारे में पढ़ा है तो डिटरमिनेशन ऑफ एनर्जी बहुत आसान है। अच्छा, इस डिटरमिनेशन ऑफ एनर्जी के बाद हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी वेव नंबर पता करा। अगर आपको डिटरमिनेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर हमने जो है वो उसके ऊपर वेव नंबर की एक डेरिवेशन की जो उससे ज्यादा आसान बन गई थी। तो ये बेसिकली एक के बाद दो, दो के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी जो हमारी डेरिवेशंस है, ये सिंपल है, आप लेक्चर के अंदर इसको देख सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं। ठीक है, फिर एक हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया था ताकि वो न्यूमेरिकल भी आपको इजीली समझ में आ जाए। उसके बाद इस चैप्टर का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हुआ, वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ा कि हमारे पास शेल होते हैं जिसको हमने घर कहा KLMN, और ये 1 2 3 4 शेल कहलाते हैं। और हर घर के अंदर रूम्स होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि K पहला इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर रूम भी एक होगा, L दूसरा घर है तो इसके अंदर रूम्स भी 2 होंगे, M तीसरा घर है तो इसके अंदर 3 रूम्स होंगे, N चौथा घर है तो इसके अंदर 4 रूम होंगे, S P D F। सही है। अच्छा, K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, L के अंदर 8, M के अंदर 18, N के अंदर 32। यानी कि K वाला जो घर है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि K के घर के अंदर एक रूम होता है, S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि L के अंदर 2 रूम होते हैं, S और B, S में 2 आते हैं, B में 6, देखें 8 हो गए। M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, S में 2, B में 6, D में 10, देखें टोटल 18 हो गए। N के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, S में 2, B में 6, D में 10, F में 14, तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्वांटम नंबर पढ़ा। क्वांटम नंबर जो है वो हमें किसी भी ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल कहते हैं सब शेल को, सेल यानी कि रूम्स को, जैसे KLMN घर थे ना तो SPDF रूम थे, तो
तो एसपीडीएफ को ऑर्बिटल कहते हैं। पहला कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि उसका नंबर ऑफ शेल पता चल जाए हमें ऑर्बिटल के कौन से नंबर ऑफ शेल से, पहले से, दूसरे से, तीसरे से। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे एस की बात कर रहा हूँ तो आप पहले ये तो पता करें सर ये एस कौन से शेल का है, 1s है, 2s है या 3s है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ शेल बताता है। दूसरा एसिम्पटोटल क्वांटम नंबर हमें एसपीडीएफ की वैल्यू बताता है, एस की वैल्यू 0, पी की 1, डी की 2, एफ की 3। अच्छा, इसका फार्मूला होता है n में से 1 माइनस कर दें। फिर उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है जिसका फार्मूला होता है 2l+1, जो l की वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बनता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है हमें कि एसपीडीएफ के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, जैसे s में 2, p में 6, d में 10, f में 14, तो बेसिकली एक बॉक्स होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, सही है। तो पेयर फॉर्म में भरा जाता है, तो m के अंदर 1 पेयर आएंगे, p के अंदर 3 पेयर आएंगे, d के अंदर 5 पेयर आएंगे, f के अंदर 7 पेयर आएंगे, तभी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। d के अंदर 5 पेयर आएंगे तभी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर चौथा हमने क्वांटम नंबर पढ़ा था स्पिन क्वांटम नंबर, कि वो जो पेयर इलेक्ट्रॉन जो आएंगे तो वो पेयर इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करेंगे। एक अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, जिसको हमने एक ऊपर एरो से जाहिर किया और एक हमने उल्टी एरो से जाहिर किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये क्वांटम नंबर हो गया था। फिर हमारे पास 4 रूल्स आते हैं। पहला आता है पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कहता है कि चारों क्वांटम नंबर किसी भी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर सेम नहीं हो सकते, मैक्सिमम 3 सेम हो सकते हैं, क्योंकि चौथा वाला तो सेम हो ही नहीं सकता। एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। एफ बाउ प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, पहले n प्लस एल रूल पर आए। n प्लस एल रूल ये कहता है कि जब आप n और l की वैल्यू निकालेंगे किसी भी ऑर्बिटल की, तो जिसकी छोटी वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा, और अगर किसी दो ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू सेम निकल आए तो जिसका n वैल्यू छोटी होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा। और फिर एफ बाउ प्रिंसिपल है। एफ बाउ प्रिंसिपल का एक चार्ट होता है, वो हमने आपको बना के भी दिखाया था कि इस तरीके से चार्ट बना लें, ये n प्लस रूल के तहत ही ये चार्ट आपका बन जाएगा। और उसके तहत हमने यहाँ नीचे एक पूरा सिस्टमैटिक वे में हमने लिख दिया कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, इस तरह सो ऑन भरते जाएंगे। फिर उसके बाद हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो हमने आपको 2-3 बातें बताई थी कि मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं आप इस सिस्टमैटिक वे में चलेंगे जो एफ बाउ या n प्लस एल रूल के तहत हमें पता चला। s में 2 भरेंगे, p में 6 भरेंगे, d में 10 भरेंगे, f में 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फिल अप हो जाए तभी आप दूसरे ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे, ठीक है। फिर हमने आपको कुछ उसूल बताए थे, अगर प्लस या माइनस साइन आ जाए तो अगर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन माइनस करके भरेंगे, और अगर माइनस है तो इलेक्ट्रॉन प्लस करके भरेंगे। ये वही वाली बात है जो अभी हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिस्कस की थी। इसके अलावा एक और अहम चीज वो ये कि D4 और D9 पॉसिबल नहीं है। अगर कभी भी D के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो आप उससे पहले वाले s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन बोरो करके आप D में 10 कर दें और s वाले में 1 कर दें, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हमारे पास और चौथा था हुंस रूल। हुंस रूल हमें ये बताता है कि आप जब भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले सिंगल भरेंगे, फिर उसके बाद पेयर बनाते जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस आ जाती हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस क्या होता है। किसी भी एटम का आधा फासला यानी कि न्यूक्लियस और शेल तक का फासला वो उसका एटॉमिक रेडियस कहलाता है, ठीक है। आयोनिक रेडियस किसे कहते हैं कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, यानी कि प्लस साइन ले आता है या एक्सेप्ट कर लेता है, माइनस साइन ले आता है, तो लाजिमी सी बात है उसके शेल कम हो जाएंगे या शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो उस वक्त शेल और न्यूक्लियस के दरमियान का जो फासला होगा वो आयोनिक रेडियस कहलाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी एटम को चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है, सेकंड आयोनाइजेशन जो है वो एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयोनाइजेशन एनर्जी का उलट है कि एनर्जी जो रिलीज होती है, पहले एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अब एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं किसी भी एलिमेंट की पावर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है। फिर आप जो है वो देख सकते हैं, बुक में भी आप पढ़ सकते हैं कि हमें इसके ट्रेंड भी बताने होते हैं। ट्रेंड क्या होता है कि भाई ग्रुप और पीरियड में पीरियोडिक टेबल में इसके क्या ट्रेंड है। तो अक्सर ऐसा ये होता है कि जब ग्रुप के अंदर जो है वो एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता रहता है, क्यों? क्योंकि
ऊपर से नीचे ग्रुप के अंदर शेल की तादाद बढ़ती जाती है, तो लाजिमी सी बात है फासला दूर होता जाएगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। और जबकि पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती रहती है, शेल उतना ही रहता है। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है और अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो ज्यादा हो जाती है, तो थोड़ा सा फासला कम हो जाता है। ठीक है, बाकी जो है वो आप इसको ट्रेंड आप बुक में भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 3 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर नंबर 3 से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट वीक के अंदर मैं आप लोगों को मंडे को चैप्टर नंबर 1 2 3 के आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस को आपने याद करना है। ठीक है बेटा, किसी को कोई सवाल हो तो सवाल पूछ सकता है।